नमस्कार दोस्तों, एडू टॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्बर्ट बैंडूरा की, जिनके सिद्धांत को सामाजिक सीखने का सिद्धांत कहा जाता है। आप सभी ने अपने नोट्स बनाने के लिए पेन और कॉपी ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट बैंडूरा साहब का जन्म 1925 कनाडा में हुआ था। जैसा कि मैं हर एक सिद्धांत में आपसे कहता हूँ कि हर एक सिद्धांत का एक जीस्ट होता है, एक आधार होता है। अल्बर्ट बैंडूरा साहब के सिद्धांत का आधार है किसी को फॉलो करना। फॉलो आप कैसे करेंगे? जब आप किसी का परीक्षण करेंगे। परीक्षण कैसे करते हैं आप किसी को देखते हैं कि इस व्यक्ति विशेष ने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, ये नई डिज़ाइन जो है मार्केट में आ गई है। इसने इस तरह का जो है एक विशेष तरह का हेयर स्टाइल रखा हुआ है। आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, इस तरह का हेयर स्टाइल अभी ज़्यादा प्रचलन में है और लोग उसी को धीरे धीरे फॉलो करने लग जाते हैं। अल्बर्ट बैंडूरा साहब का मानना था कि हम बाहरी वेशभूषा को देख करके, बाहरी व्यवहार को देख करके सीख जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा। जब भी अल्बर्ट बैंडूरा साहब का नाम आए, इस बात को ध्यान रखिए कि जब हम क्या करते हैं, प्रेक्षण कर रहे होते हैं, किसी को देख रहे होते हैं और उस देखने के आधार पर ही हम सीख जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत ही लंबा बना दिया जाता है। आपको साधारणतया संशय में डालने के लिए क्वेश्चन को काफ़ी लंबा खींच दिया जाता है, लेकिन उसका आंसर बहुत ही सिंपल होता है। एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। सीता मार्केट जाती है। मार्केट जाते वक्त वो दुकानदार से कहती कि मुझे इस विशेष प्रकार का कपड़ा दिखा दीजिए, और वो दुकानदार से कहती है कि ये विशेष प्रकार का कपड़ा मैंने एक पिक्चर में देखा था, तो मुझे उस तरह का कपड़ा दे दीजिए। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि सीता किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से प्रभावित थी, या यह घटना की, या कह सकते हैं कि इस घटना की व्याख्या हम मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। तो अल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक सीखने के सिद्धांत के अनुसार हम इस घटना की व्याख्या कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सीखना सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक सीखना कहा जाता है। जब आप किसी को देख करके सीख जाते हैं, उसे प्रेक्षणात्मक सीखना कहा जाता है। अनुकरण करना, जैसे मान लीजिए किसी एक विशेष एक्टर के स्टाइल आप फॉलो कर रहे होते हैं, उसी की तरह बनने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो आप उसी की तरह बन जाते हैं, या फिर आप उनसे कुछ चीज़ें सीख जाते हैं। मॉडल लर्निंग किस तरह से होती है? आप कुछ विशेष व्यक्ति के विशेष पहनावे को देखते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने का प्रयास करते हैं और आप उसे सीख जाते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। अवलोकन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपसे पूछता है प्रेक्षणात्मक सीखना, अनुकरण, मॉडल लर्निंग, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और अवलोकन का सिद्धांत, ये सब सामाजिक अधिगम सिद्धांत के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ओवर्ट बिहेवियर पे फोकस किया था। ओवर्ट बिहेवियर का मतलब होता है बाहरी व्यवहार, यह ऐसे व्यवहार जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, वो बाहरी व्यवहार कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओवर्ट बिहेवियर या बाहरी व्यवहार, ऐसे व्यवहार जिन्हें बाहर से या जिनका बाहर से प्रेक्षण किया जा सकता है, जिनका बाहर से अनुकरण किया जा सकता है, जिनका बाहर से देखा जा सकता है, जिनको बाहर से मॉडल के रूप में समझा जा सकता है, वो सारे व्यवहार ओवर्ट बिहेवियर कहलाते हैं। और अल्बर्ट बैंडूरा साहब ने ओवर्ट बिहेवियर या बाहरी व्यवहार पे फोकस किया था। और आगे बढ़ते हैं। एम्फेसाइज कॉग्निटिव एबिलिटी, इन्होंने संज्ञानात्मक समर्थता पे फोकस किया है। इससे पहले भी मैंने संज्ञानात्मक शब्द को डिफाइन किया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि संज्ञान शब्द होता क्या है।
जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कॉग्निटिव वर्ड का मतलब क्या है, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि संज्ञानात्मक समर्थ क्या है। कॉग्निशन का मतलब है आपके विचार जो आपके मन में होते हैं, उससे संबंधित स्मृतियाँ, उससे संबंधित याददाश्त, उससे संबंधित आपके इवेंट्स, घटनाएं, उसके प्रति आपके विचार, सोच, तर्क, वितर्क, रीजनिंग, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, संज्ञानात्मक। अर्थात वो चीज़ें जिन्हें हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे दिन प्रतिदिन के विचारों में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही होती हैं, संज्ञानात्मक कहलाती हैं। अल्बर्ट बैंडुरा साहब का फोकस था, या अल्बर्ट बैंडुरा का जो सिद्धांत था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये व्यवहार को और संज्ञानात्मक को जोड़ने वाला था। अर्थात इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा था, इन दोनों के बीच में एक पुल का काम कर रहा था। अल्बर्ट बैंडुरा साहब का सिद्धांत व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बीच में एक पुल बनाने का काम कर रहा था। इनके सिद्धांत से हम क्रोध को, यानी कि एग्रेशन, जो आपको मूवीज़ दिखाई जाती हैं, जो आप वीडियोस देखते हैं, उन चीज़ों से समाज में क्या परिवर्तन आते हैं या किन तरह के अपराधों को बढ़ावा मिलता है, इन घटना की व्याख्या भी हम अल्बर्ट बैंडुरा के सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि टीवी में दिखाए गए हिंसात्मक परिदृश्यों को देख करके बच्चा भी उन चीज़ों को अपने घर में दोहराता है। इस घटना की व्याख्या हम किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं, अल्बर्ट बैंडुरा के सिद्धांत के अनुसार। क्यों? क्योंकि बच्चा प्रेक्षण कर रहा होता है, बच्चा अनुकरण कर रहा होता है, बच्चा मॉडल लर्निंग कर रहा होता है, इसलिए इस सिद्धांत को हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उसमें आज हम अल्बर्ट बैंडुरा को पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मॉर्निंग सेलिंग मैन पे भी वीडियोस बनाया जाए, वाल्टर मिस्केल पे भी बनाया जाए, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। अल्बर्ट बैंडुरा का मानना था कि मानव व्यवहार अर्जित होता है, जो कि व्यक्ति पूरे जीवन काल के दौरान सीखता है। बैंडुरा साहब का मानना था ये कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या, जो आज आप हैं या जैसे भी आप हैं वो क्या होता है, एक्वायर्ड होता है। मानव व्यवहार अर्जित होता है, एक ऐसा सेंटेंस भी पूछा जा सकता है, किसने कहा था, अल्बर्ट बैंडुरा साहब ने कहा था। व्यक्ति पूरे जीवन काल के दौरान सीखता है। इनके कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आज आप हैं, जिस तरह के व्यवहार करते हैं आप, जिन तरह के विचारों को सोचते हैं आप, वो सब आपका सीखा हुआ है, वो सब आपने समाज में ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखा है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा नोट्स बनाते वक्त, ताकि एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प कर सके। ये कहते थे, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, जिसे कहा जाता है अन्योन निर्धायता का नियम, इसे समझ लीजिए। अन्योन निर्धायता क्या होता है। आप एक यहाँ पे ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में क्या है, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B और इसे मान लेते हैं C। अन्योन निर्धायता जब भी आपको समझाया जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि A B को प्रभावित करता है, B C को प्रभावित करता है और A C को प्रभावित करता है, और इन तीनों का परिणाम बीच में आता है। अर्थात ये तीनों अंश, ये तीनों छोर आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। अल्बर्ट बैंडुरा ने अन्योन निर्धायता के माध्यम से मानव व्यवहार को समझाने का प्रयास किया है। बाहरी वातावरण, एक बार फिर से समझते हैं इसे। मान लेते हैं
थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है। यहाँ पे आपका आ जाता है मानव व्यवहार, मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर, HB ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार। यहाँ पे आपका आ जाता है बाहरी वातावरण। यहाँ पे आपका आ जाता है संज्ञानात्मक घटना, संज्ञान लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये आपका हो जाएगा, ये आपका बाहरी वातावरण था, वातावरण, और ये आपका है व्यवहार यानी कि बिहेवियर। अब इन तीनों के अंतर क्रिया के फलस्वरूप यानी कि संज्ञान आपका, बाहरी वातावरण और आपका व्यवहार मिलके क्या बनाएगा, मानव व्यवहार को निर्धारित करेगा। कैसे, एक सिनेरियो को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, आप मंदिर की तरफ जा रहे थे, आपने देखा कि एक सज्जन आते हैं, उनके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें वो कुछ खाने के लिए फल और कुछ पैसे लेके आते हैं, और वो खाने के लिए फल और पैसे मंदिर के पास बैठे एक भिक्षुक को दे देते हैं, एक गरीब भिखारी को वो दे देते हैं। अब देखिए, इस घटना को देखने के बाद आपके मन में क्या होता है, एक व्यवहार उत्पन्न होता है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए या भूखे और बेसहारा को मदद करनी चाहिए। कैसे हुआ ये, इस घटना को एक बार फिर से देखिए। एक सज्जन है जो कि मंदिर की तरफ जा रहे थे, उनके हाथ में एक झोला था जिसमें उन्होंने फल रखा हुआ था, कुछ पैसे रखे हुए थे। मंदिर के पास बैठे एक भिखारी को उन्होंने कुछ फल और कुछ पैसे दे दिए। इस तरह से आपके अंदर एक नए व्यवहार का जन्म होता है कि गरीब व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें मदद करते हैं और उसके बदले में उन्हें वो जो है आशीर्वाद देते हैं। अब क्या हुआ, अल्बर्ट बंडूरा साहब के हिसाब से वो बाहरी वातावरण यानी कि वो परिदृश्य, व्यक्ति जाता है वहां तक, संज्ञान। अब आप अपने संज्ञान के हिसाब से निर्णय लेते हैं। अब आपका संज्ञान अगर ये कह देता है कि नहीं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो भी उनकी मदद कर रहे थे और उसके बदले में उन्हें जो है कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, फिर आपका व्यवहार उसी तरह से होता जाता है, अर्थात आप दयालु प्रकृति के बनते जाते हैं। तो बाहरी वातावरण, संज्ञानात्मक घटना, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म। हो सकता है किसी घटना की व्याख्या आप किसी दूसरी तरीके से कर रहे हों और उसी जगह पे वही व्यक्ति उस घटना की व्याख्या दूसरी तरीके से कर रहा हो और उसका व्यवहार दूसरी तरीके से बन जाए। उसी सिनेरियो की बात करें, अगर वो व्यक्ति ये सोचता है कि लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उसका मानव व्यवहार किसी दूसरे की मदद करने वाला बनेगा। अगर उसी घटना की व्याख्या वो कहता है कि नहीं, ये लोग आके बैठ जाते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते हैं और लोग उन्हें दे देते हैं, इसलिए उनमें जो है काम नहीं करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, अगर आप उस नकारात्मक ढंग से उसकी व्याख्या करेंगे तो उसी तरीके का मानव व्यवहार बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो महत्वपूर्ण टर्म, दो महत्वपूर्ण संप्रत्यय अल्बर्ट बंडूरा साहब ने बताए हैं, जिसमें से आपका आता है सेल्फ सिस्टम। एक ऐसा संज्ञानात्मक संरचना है जो व्यक्ति को प्रत्यक्षण किसी को देखना व मूल्यांकन के संचालन के लिए मार्ग दिखलाता है। सेल्फ सिस्टम किसका है? सेल्फ सिस्टम व्यक्ति का होता है। जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति का किसी विषय को देखने के प्रति उसका आत्मतंत्र कैसा है? आत्मतंत्र ही बताएगा कि वह किन तरह के व्यवहारों को देखेगा, उनका मूल्यांकन करेगा और संचालन करेगा। एक और उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए आप 40 किलोमीटर की यात्रा रोज करते हैं। अब आप घर पे, आप एक क्या है, मेडिकल स्टोर चलाते हैं 40 किलोमीटर दूर अपने घर से। अब घर पे लौट के आते हैं
आपके घर में आपके बड़े भाई साहब पूछते हैं कि क्या रास्ते में कपड़े की दुकान खुली थी? आप कहते हैं मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है, वो आपसे पूछते हैं क्या मेडिकल की दुकान खुली थी? तो आप कहते हैं हाँ, 6-7 मेडिकल की दुकान मुझे दिखाई पड़ी और 6-7 के 6-7 दुकान खुले हुए थे। ये कैसे संभव हुआ? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 6-7 मेडिकल की दुकानें खुली थी। अब ध्यान दीजिए, 40 किलोमीटर की दूरी पे वह व्यक्ति एक मेडिकल का एक दवा विक्रेता है, दवा बेचता है, अर्थात उसके जो सेल्फ सिस्टम है, जो उसका आत्मतंत्र है, वो क्या है, मेडिसिन के प्रति ज़्यादा समर्थन है, समर्पित है। तो वो उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देता है जिस पे उसका आत्मतंत्र काम कर रहा होता है। एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं, आप मार्केट में चल रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पे कोई लेडीज़ है, तो वो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होंगी, फलों की दुकान होगी, शर्ट की दुकान होगी, पैंट्स की दुकान होगी, ज्वेलरी की दुकान होगी, आकर्षक डिज़ाइन की दुकान होगी। लेकिन जिस महिला को ज्वेलरी बहुत पसंद है, वो उस विशेष तरह की ज्वेलरी पे ध्यान देगी और उसे वो उस ज्वेलरी का डिज़ाइन, उस दुकान का नाम याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आत्मतंत्र उसी तरीके से है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एफिकेसी, आत्मसामर्थ्य का टर्म किसने दिया, आत्मसामर्थ्य का संप्रत्यय किसने दिया? अल्बर्ट बैंडुरा साहब ने दिया। मतलब क्या होता है इसका? सेल्फ एफिकेसी का मतलब है, आत्मसमर्थ का मतलब है कि किसी दिए हुए परिस्थिति में कितने प्रभावशाली आप हैं। आप अपने आप से को ये बताते हैं कि किसी दिए हुए परिस्थिति में आप कितने प्रभावशाली ढंग से समायोजन कर सकते हैं। वो गुण आपका कहलाता है आत्मसमर्थ। जैसे मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं और आपको लगता है कि एग्ज़ाम कितना भी कठिन आ जाए, पेपर कितने भी हार्ड आ जाए, आप उसको जो है सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सेल्फ एफिकेसी कहलाता है। कोई परेशानी आ जाती है, आप कहते नहीं इसको तो मैं बड़े आराम से जो है फेस कर लूँगा, इस समस्या का मैं बहुत आसानी से हल ढूंढ सकता हूँ। ये आपकी सेल्फ एफिकेसी को दिखाता है। जितनी ज़्यादा किसी में सेल्फ एफिकेसी होती है, आत्मसमर्थता जिसमें जितनी ज़्यादा होती है, उस व्यक्ति के सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। 2 तरह के मोटिवेशन की बात की है अल्बर्ट बैंडुरा साहब ने। एक तो फ्यूचर रेनफोर्समेंट, भविष्य का पुनर्बलन, दूसरा है डिजायर्ड लेवल। भविष्य का पुनर्बलन क्या होता है? आप अभी विद्यार्थी हैं, आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह के शिक्षण एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर हमने अभी इस समय कठिन परिश्रम कर लिया, हमारे 2 हाथ हैं, एक मुट्ठी अगर हमने खोली जो कि परिश्रम वाली है, अगर उसे हमने पहले खोल ली तो दूसरी मुट्ठी जो हमें आराम कराएगी, जो हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ें दिलाएंगी, वो बाद में हम खोल सकते हैं। अर्थात भविष्य का पुनर्बलन आपके मन में होता है, उसे कहा जाता है फ्यूचर एनफोर्समेंट। डिजायर्ड लेवल, आप अभी से कुछ स्तर चुन के चल रहे होते हैं कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, आने वाले 2 साल के बाद मुझे इस स्तर का आर्थिक जीवन व्यतीत करना है, तो वो भी आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। मॉडलिंग लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था बोबोडॉल का, जो कि अल्बर्ट बैंडुरा साहब ने किया और इसमें ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से बच्चे सीख जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। आइए समझते हैं क्या किया उन्होंने। कुछ बच्चों के, मान लीजिए एक आंकड़ा ले लेते हैं, 50 बच्चों का ग्रुप ले लिया, ये हो गया ग्रुप ए। 50 बच्चों का एक और ग्रुप ले लिया उन्होंने, इसको मान लेते हैं ग्रुप बी। अब क्या किया उन्होंने, बोबोडॉल एक गुड़िया थी, पहले ग्रुप ए के 50 बच्चों को
ले जाया गया एक हॉल में और उन्हें एक पिक्चर दिखाया गया। उस पिक्चर में ये दिखाया जाता है कि जो सामने जो 50 बच्चे बैठे हुए हैं वो ये पिक्चर में देखते हैं कि बोबो डॉल के साथ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। 50 बच्चों को पिक्चर में ये दिखाया जाता है कि बोबो डॉल के साथ बच्चे खेल रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनको स्टेथोस्कोप के माध्यम से चेक कर रहे हैं और उनके साथ नम्रता पूर्वक बैठे हुए हैं। इसके बाद क्या होता है कि उन बच्चों को बाहर बुला लिया जाता है। अब दूसरे 50 बच्चों को जो कि ग्रुप बी के होते हैं उन्हें हॉल में ले जाया जाता है और उन्हें पिक्चर में दिखाया जाता है कि बच्चे वो देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, गुड़िया के साथ शोर कर रहे हैं, गुड़िया के साथ मारपीट कर रहे हैं, गुड़िया के बाल नोच रहे हैं, उसकी आंखें निकाल रहे हैं और उसके पंख जो है, उसकी जो रुइयां हैं वो निकाल के फेंक रहे हैं। 50 बच्चे ये काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, बैंडूरा साहब क्या करते हैं कि डॉल को लाके इन 50 बच्चे के समूह में रख देते हैं, डॉल को, और दूसरी डॉल को इन 50 बच्चों के समूह में दे देते हैं। अब वो देखते हैं कि ग्रुप ए के बच्चे क्या कर रहे थे, जिन्होंने देखा था कि बच्चे गुड़िया के साथ प्यार कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनके साथ अच्छे से रह रहे हैं, वो भी उन बच्चों की तरह रहना शुरू कर देते हैं था, तो डॉल को प्यार कर रहे होते हैं। बाकी दूसरे 50 बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो 50 बच्चे देखते हैं कि किस तरह से बाकी बच्चे गुड़िया के साथ मारपीट कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उनके पंखों को निकाल रहे थे, उसके कान खींच रहे थे। तो बाकी बच्चों ने भी, जो ग्रुप बी के बच्चे थे, उन्होंने भी उसी तरह का व्यवहार दिखलाया। अर्थात ग्रुप ए के बच्चे जिन्होंने प्यार करते हुए देखा था गुड़िया के साथ, उन 50 बच्चों ने प्यार किया गुड़िया को। बाकी 50 बच्चों ने क्रोध देखा था, लड़ाई झगड़ा देखा था, उसी तरह का परिदृश्य, उसी तरह की चीज़ें उन्होंने गुड़िया के साथ में की। इस सिद्धांत से दो बातें क्लियर होती हैं। पहली और महत्वपूर्ण बात कि बच्चा जो भी समाज में देखता है वो सीख जाता है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी चीज़ें वो देखता है वो उसके संज्ञान में परिवर्तन ला देती हैं, वो उसके महत्वपूर्ण चेंजेस बनाती हैं, उसके संज्ञान को परिवर्तित कर रही होती हैं। अब ये कैसे कंप्लीट होता है, हमने तो ये समझ लिया कि जिन बच्चों ने यह देखा था कि बच्चे गुड़िया के साथ खेल रहे हैं, वो बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया होती कैसी है, जैसे मान लीजिए आप, चलिए उदाहरण अभी आगे समझते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। प्रेक्षणात्मक सीखना 4 तरह के प्रक्रियाओं से निर्धारित होता है। पहला है अवधान संबंधी प्रक्रिया, दूसरा है धारणात्मक प्रक्रिया, तीसरा है पुनरुत्पादक प्रक्रिया, चौथा है प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं। आप किसी भी चीज़ को देखते समय उस पर ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, सबसे पहली चीज़। इसके बाद आप क्या करते हैं, उस चीज़ को आपने सबसे पहले उस पर ध्यान दिया। जब तक आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप कैसे किसी चीज़ को सीख सकते हैं। जब आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान दे दिया, फिर आप क्या करते हैं, आपने उसको दोबारा देखा। यहाँ तक कि 2 चीज़ें क्लियर हुई, आप सीख रहे हैं कोई चीज़। मान लीजिए आप अल्बर्ट बैंडूरा के सिद्धांत को ही सीख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। आपने यूट्यूब चैनल पे EduTalk for You चैनल खोला, वहाँ पे आपने अल्बर्ट बैंडूरा टाइप किया और आपको ये वीडियो खुल के आ गया। अब कैसे उसे आप सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये अल्बर्ट बैंडूरा का ही लेक्चर आपको कैसे हेल्प करेगा, या इनकी बताई हुई चीज़ें आपको कैसे हेल्प करेंगी। अब आपने उस वीडियो को खोला, आपने क्या किया, उस पर ध्यान दिया। सबसे पहली चीज़ आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, फिर आप उसको रिटेंशन कर रहे हैं। आप
उसमें बताई गई चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, उसका नोट्स बना रहे हैं, जो बड़े पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसका आप नोट्स बना रहे हैं, उसे अंडरलाइन कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे पुनरुत्पादन कर रहे हैं। अगले दिन उसी नोट्स को आप क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। उससे संबंधित प्रश्न जो कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं या इस चैनल पे ही आपको इससे संबंधित इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे, उसे भी आप क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, पुनरुत्पादन कर रहे हैं। जिस चीज़ को, जिस ज्ञान को आपको पता है उसको ही जो है आप दोबारा रीयूज में ला रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं भी आपकी काम कर रही हैं। आपके अंदर ये मोटिवेशन है कि इस सिद्धांत को सीख करके हम परीक्षा में अच्छे स्कोर कर सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। प्रेरणात्मक या प्रेरणा आपके मन में कैसी आती है, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। दो तरह के मोटिवेशन बताए हैं बैंडूरा साहब ने। ये आप ध्यान दीजिएगा कि बैंडूरा ने प्रेरणा के लिए पुनर्बलन के दो प्रकार बताए हैं कि किस तरह का रेनफोर्समेंट आपको मिलता है मोटिवेशन के लिए। सबसे पहला, स्थानापन्न पुनर्बलन या जिसे विकैरियस रेनफोर्समेंट कहा जाता है। जब व्यक्ति यह देखता है कि उसे खास व्यवहार के लिए उस खास तरह का पुरस्कार मिला है तो वह व्यवहार को दोहराता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप समाज में किसी को किसी काम के लिए पुरस्कृत होते हुए देखते हैं कि अच्छा वो व्यक्ति है, इसने एडुटॉक फॉर यू चैनल से पढ़ा, इसने वीडियोस को जो है ध्यान से सुना, उसके नोट्स बनाए और इसके सीडीपी में जो है अच्छे स्कोर किया और परिणाम स्वरूप उसने सीटेट की परीक्षा प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण कर ली, तो आप भी क्या करते हैं, उस चीज़ को दोहराते हैं। अर्थात स्थानापन्न पुनर्बलन का मतलब है कि किसी व्यक्ति के कार्यों को देख करके अगर उसे पुरस्कार मिल रहा है तो आप भी उसे दोहराते हैं, तो उसे स्थानापन्न पुनर्बलन कहा जाता है। आत्म पुनर्बलन, सेल्फ रेनफोर्समेंट, आपके अंदर से ये आवाज़ आती कि नहीं, मुझे शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक की जो भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें मुझे शामिल होना है और उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पहले प्रयास में मुझे सफल होना है, इस तरह का जो आपके अंदर एनफोर्समेंट है उसे कहा जाएगा आत्म पुनर्बलन। कुछ बिंदुओं को लेकर के बैंडूरा साहब की आलोचना हुई है, इसे भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ी आलोचना बैंडूरा साहब की होती है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में केवल स्पष्ट व्यवहारों पे या जो बाहर से दिखने वाले व्यवहार हैं उसी पे फोकस किया है। सबसे बड़ी आलोचना इनकी इसी बात पे करते हैं लोग कि इन्होंने जो व्यवहार दिखाई देते हैं बस उस पे ही फोकस किया है, बाकी चेतन, अचेतन और प्रेरणात्मक बल जो कि दिखाई नहीं देते हैं लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका क्रिटिक होता है, जो इनकी आलोचना करते हैं लोग, वो कहते हैं इन्होंने बाहरी व्यवहार पे जरूरत से ज़्यादा ध्यान दे दिया है और अचेतन प्रेरणात्मक बलों को बिल्कुल छोड़ दिया है। स्किनर ने कहा कि इनके संज्ञानात्मक चर को मापा नहीं जा सकता है। बहुत सारे कॉग्निटिव वेरिएबल्स को उन्होंने बताए हैं जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा अल्बर्ट बैंडूरा का लेक्चर। आई होप आपको ये मदद करेगा आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आप इसके नोट्स बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सुझाव होता है इस वीडियो के संबंध में तो ज़रूर हमें बताएं। एडुटॉक फॉर यू के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।